हेलो फ्रेंड्स, इट्स राहुल शर्मा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पहला टॉपिक था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आता है वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन मीन कि जब दो चीज़ें या दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी फॉर्म नहीं हो सकती है, मीन जैसे कि फॉर्म नहीं होगी, स्टेट बदल सकती है, उसके बाद उसका कलर बदल सकता है, उसकी ऑर्डर बदल सकता है। ठीक है, स्मेल वगैरह चेंज हो सकती है। जैसे हम यहाँ बात करें, हमें कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, देखो कार्बन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में हुआ। ठीक है, सॉलिड और गैस जब रिएक्ट हुए तो दोनों ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। मतलब कि दो अलग अलग चीज़ें मिली और एक अलग चीज़ बनी। ठीक है, हमेशा केमिकल रिएक्शन में एक अलग चीज़ बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को। अगर हम केमिकल रिएक्शन को लिखें तो लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, उसी को लिखने को आप केमिकल इक्वेशन कहोगे। और रिप्रेजेंटेशन उसकी दो तरह से होती है, एक तो वर्ड में कर सकते हो और दूसरा सिंबल में। ठीक है, बताता हूँ कैसे। इसकी पहली टाइप हमारे पास वर्ड्स है। ठीक है, इट मीन अगर केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिखें, अगर वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स और वर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो इसमें हमने उसको वर्ड्स में लिखा है तो इसे वर्ड्स इक्वेशन कहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। दूसरी आती है स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल मीन कि सिंबल से रिप्रेजेंट करना उसको, तो इसको सिंबल इक्वेशन भी कह सकते हो। मीन हम उनके सिंबल यूज करें, जैसे कि कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये भी 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में बात करेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट वगैरह होते हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। क्लियर बात मेरी, मीन कि जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट केस में वो बराबर होने चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड के और राइट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, तो केमिकल इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, बैलेंस होगी, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगी। क्लियर हुआ। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट है रिएक्टेंट। ठीक है, अभी तक रिएक्टेंट रिएक्टेंट करता है हूँ, तो सिंपली रिएक्टेंट होता क्या है। जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन में कहा कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इक्वल टू क्या बना आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड वाले, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और राइट साइड पे जो आपको मिला उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो रिएक्ट होते हैं सब्सटेंस उनको रिएक्टेंट कहते हैं और जो मिलता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे आपका प्रोडक्ट ही है टॉपिक। प्रोडक्ट क्या हुआ कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं तो उनसे मिलकर जो बनता है उसे आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो एक और है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो कुछ कुछ चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल लगाते हैं इक्वेशन के साथ। आप एक इक्वेशन लगी होगी, जैसे कि बात करते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में तो नीचे एस लिखा होता है, यहाँ जी लिखा होगा, ये भी जी लिखा होगा। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन उसकी। ये हमें बता रहा है कि कार्बन सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में। तो बाकी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब आपको गैस का जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गैसेस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसेस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेशन को पीपीटी से करते हैं, पीपीटी लिखा होगा साथ में। ठीक है, पीपीटी लिखा होगा। अच्छा, एक और बात, कभी कभी रिएक्शन होती है ना। ठीक है, जैसे कार्बन और मतलब कोई रिएक्शन वगैरह होगी जिसे हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हम घर पे टी बनाते हैं, ठीक है, तो टी बनाने के लिए आप क्या करोगे, मिल्क का यूज़ करोगे, मिल्क और साथ में शुगर यूज़ करोगे।
ठीक है, शुगर यूज़ करोगे और साथ में आप क्या डालोगे, टी पत्ती डालोगे, ठीक है। तो दिस गिव अस मतलब पूरी टोटल ओवरऑल टी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपने हीट भी दी, जो चीज़ लगाते हो उस चीज़ इन तीनों को रिएक्ट करने के लिए जो यूज़ किया वो इस एरो हेड के ऊपर मतलब लिखा जाता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ यहाँ इस्तेमाल करोगे और जिसकी प्रेजेंस में करोगे वो इस एरो हेड पे लिखा जाता है, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी टाइप। पहली टाइप आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कंबाइन करना या कंबाइन होना। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, वो मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपके पास। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, ये उसका पूरा उल्टा है, इसमें टूटना होगा, ठीक है, डिकम्पोज होना मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, उसे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे। अगली टाइप है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन बाहर और एंडो मतलब अंदर मान के चलता हूं मैं, ठीक है। एक्सो मीन की बाहर और एंडो मतलब अंदर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन होने से हीट खुद ब खुद बने, ठीक है। मतलब जिसको रिएक्ट करो तो हीट खुद ब खुद बने। इसकी एग्जांपल में क्या होता है कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम थोड़ा पानी डालें, ठीक है, उसे डाइल्यूट बनाने के लिए, तो जब वाटर रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो हीट निकलती है, खुद ब खुद हीट निकलेगी। मतलब वो जो केमिकल बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 बनेगा, वो गर्म हो जाता है, तो हीट खुद ब खुद निकली, इवॉल्व हुई, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें हीट खुद इस्तेमाल करें। मीन की रिएक्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट को खुद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, मीन की दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करनी है, उनको रिएक्ट तभी कर पाएंगे जब उनको हम हीट दें, ठीक है, और हीट देंगे तब जाके वो रिएक्ट होगी, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अगली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डिस मीन की अपोजिट वर्ड है और प्लेस मतलब जगह, ठीक है, याद रखना। डिस और प्लेस दो वर्ड से बना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर प्लेस हो गया एक जगह और डिस लगा है, इट मीन की जगह चेंज कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब क्या होगा कि उसका जगह चेंज करना। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी जगह चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, डेट मीन डिस्प्लेसमेंट। अब करता क्यों है, देखो, अगर उसकी डिमांड पूरी ना हो एक जगह पे हो, दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। अब कोई बंदा ट्यूशन पढ़ रहा है एक जगह पे, अगर उसे वहाँ पे वो पूरा प्रॉपर ना मिले तो वो उस ट्यूटर को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे डिमांड अपनी पूरी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही होता है कि एलिमेंट अगर लेस रिएक्टिव है, उसके साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा, वो लेस रिएक्टिव को छोड़ के मोस्ट रिएक्टिव के पास जाएगा, ठीक है। याद रखना कि वो लेस रिएक्टिव को छोड़ के किसके पास जाता है, लेस रिएक्टिव को छोड़ के मोस्ट रिएक्टिव के पास जाता है। एग्जाम्पल में मैं बात कर लेता हूँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मतलब जिंक ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखो, मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में कॉपर लेस रिएक्टिव है सल्फेट के साथ, ये इतना रिएक्ट नहीं करता, ज़्यादा रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक के साथ। तो सल्फेट अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगा, जिंक के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट बनेगा और जिंक सल्फेट के साथ कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। सामने दिख रहा है कि सल्फेट ने अपनी जगह चेंज की और जिंक के साथ में चला गया। कॉपर लेस रिएक्टिव था, उसे छोड़ा और मोस्ट रिएक्टिव के पास चला गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ भी होता है, ठीक है। देख लें होगा क्या कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इतना याद रखिए। और रिडक्शन इसका उल्टा होगा, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना, ठीक है। अब बात करता हूँ बायोलॉजिकली, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, हम फूड खाते हैं, ठीक है, हमने फूड खाया, ठीक है, फूड आपने खाया, फूड ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो की बस क्या देगा हमें, हमें एक एनर्जी देगा। एनर्जी के साथ 38 एटीपी मालिक्यूल, 38 एटीपी मालिक्यूल देगा, ठीक है। 38 एटीपी मालिक्यूल मिलेंगे और साथ में एक चीज़ और मिल जाती है, ठीक है। 38 एटीपी मालिक्यूल मिले और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन का दूसरा नाम है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। याद रखना, फूड हम इसलिए खाते हैं, ऑक्सीजन मतलब इसलिए, सॉरी, फूड खाते हैं और ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं कि फूड को ब्रेक करें, और फूड ब्रेक उसी की मदद से होता है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं आगे रेंसिडिटी ऑफ फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। रेंसिडिटी मीन फूड का खराब होना, ठीक है। अब फूड खराब कैसे होता है, देखो, अगर फ्रिज के अंदर फूड रखते हो टेम्परेचर डाउन होता है, वो टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, तो क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं पहुँच पाते। अगर हम फूड को बाहर रखते हैं
एक दो दिन के बाद वो खराब हो जाता है, स्पॉइल होता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि फूड स्पॉइल हुआ? फूड स्पॉइल होने के पीछे कारण क्या होता है? हवा के अंदर आप जानते हो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। वो बैक्टीरियाज, ठीक है, फंगस, वो सारे आके क्या करते हैं, आपके फूड के साथ रिएक्ट करेंगे, फूड को खाना शुरू करेंगे, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करना शुरू करेंगे। उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जब वो रिएक्शन वगैरह होती हैं तो उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है। आपको स्मेल से पता चलेगा कि फूड खराब हो चुका है। और साथ में दूसरा कारण उसके अंदर का ये है कि फूड जब खराब होता है तो फूड का साइज इंक्रीज हो जाता है। फूड का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम उसे भी क्या बोलेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्लियर हुआ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैसे होती है? हाँ, एक और बात, अगर फूड को गर्म करते रहें, ठीक है, फूड तब भी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब गर्म करते हैं तो उसके साथ गर्म जब तक रहेगा तब तक बैक्टीरिया रिएक्ट नहीं होते। तो ये आया फूड को बचाने का तरीका, ठीक है। उसके बाद आता कोरियन ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे के ऊपर जंग लग जाना, ठीक है। रस्टिंग कब लगती है? ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस उसके ऊपर रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जब उसके ऊपर चढ़ जाता है तो हम कहते हैं भाई ये रिएक्ट हो चुका है, ठीक है। रिएक्ट कैसे होता है? जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आयरन जब क्या करेगा? आयरन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगी ना, ठीक है, क्योंकि आयरन के साथ क्या लगा? ऑक्सीजन लगा, ठीक है, ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो घी बस हमें वही रस्टिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसे अब रस्ट होती क्यों है? हवा के साथ रिएक्ट करने की वजह से रस्ट क्यों लगेगी? अब हवा के अंदर क्या पाया जाता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर जब उसके साथ लगेगा तो क्या होगा? मतलब रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, लोहा खाने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके साथ में जो थोड़ा बहुत बच गया था। अब हम कोरियन से बचाने के लिए चीज़ों को क्या करते हैं? सबसे पहले कोई मतलब हम उसको क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे, ठीक है, पेंट करेंगे, ठीक है। पेंट किया जाता है उसके ऊपर। रस्टिंग से बचाने के लिए हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ग्रीसिंग, कोटिंग कर सकते हैं। क्या होगा? अब देखो, कोट पेंट चढ़ाते हैं ना, पेंट लोहे के ऊपर चढ़ जाएगा तो एक कवरिंग बन जाती है एक उसके ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डायरेक्टली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो या कोई और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें तो इस तरह से हम अपने लोहे को बचा सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। किसकी बात करता हूँ? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ थोड़ी हायर लेवल पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं छोटी मोटी, ठीक है। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास हीट ऑफ कंबक्शन। क्या है? हीट ऑफ कंबक्शन, ठीक है। आप सिंपल कंबक्शन कह सकते हो, छोटी क्लासेस में कंबक्शन मिलता है। अब कंबक्शन का मतलब होता है सिंपली, क्या होगा? कंबक्शन का सिंपल मतलब है कि जब भी कभी क्या हो, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसके साथ? कार्बन के साथ, तो हमें क्या देती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देती है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड? अब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है डायरेक्टली खाली कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ना निकलती, उसके साथ हमें हीट भी मिलती है। क्या मिलती है? हीट मिलती है, ठीक है। तो ये जो हीट साथ में मिली उसे आप क्या बोलोगे? कंबक्शन। मतलब जब दो सब्सटेंस रिएक्ट हों, ठीक है, दो सब्सटेंस क्या हों? रिएक्ट हों एक दूसरे के साथ, ठीक है, और आपको उन दोनों के रिएक्शन के साथ में बाई प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट मतलब फ्री में आपको क्या मिले? हीट मिले, उसे आप कंबक्शन कहते हो। क्या बोलते हो? कंबक्शन कहते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और केमिकल प्रॉपर्टी की जो मैं अभी तक लिख नहीं पाया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था एक पूरा लेसन बनाने में, ठीक है, टॉक्सिटी, ठीक है। क्या है? टॉक्सिटी, पोल्यूशन के साथ ही आता है, ठीक है, टॉक्सिटी, ठीक है। इसे आप पॉइजनस थिंग कह सकते हैं, जहरीलापन, ठीक है। कोई चीज़ कितना जहरीला है, मतलब पोल्यूशन की वजह से ये टॉक्सिटी फैलती है, ठीक है। तो जहरीलेपन से वो नुकसान पहुंचता है इंसान की बॉडी के ऊपर। कहाँ कहाँ पहुंच सकता है? एनिमल्स के ऊपर, उसके प्लांट के ऊपर, सेल ऑर्गन्स के ऊपर और किसी और चीज़ों के ऊपर इसका नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। अगर अब बात करें जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो एक लेड लेता हूँ। लेड भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब लेड हो गया, मरकरी हो गया, इसके इंसान की बॉडी के ऊपर बहुत सारे मतलब नुकसान पहुंचाता है ये बहुत सारे, ठीक है। तो बात करें, ठीक है, लेड जो है सब्सटेंस हमारे में बहुत सारी बीमारियां ला सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंस किसकी बात किया आपने?
लेड की। क्या क्या बीमारी ला सकता है इंसान की बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये बोन्स पे प्रॉब्लम लाता है, हार्ट पे प्रॉब्लम लाता है, किडनीज पे, इंटेस्टाइन पे, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह में भी नुकसान ला सकता है। एक और है हमारे पास फ्लैम एबिलिटी, ठीक है, क्या है, फ्लैम एबिलिटी। जब चीज़ें जलती हैं, जैसे हम कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल के ऊपर जो आग रहती है उसे फ्लेम कहते हैं, जो मतलब लंबट सी रहती है ऊपर, उसे हम फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम एबिलिटी उसे कहते हैं। और साथ में कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इजीली बर्न हो जाते हैं, आराम से बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए हम इस फ्लेम एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। हम उसे उन जगहों पर रखेंगे जहाँ पर वो आग ना पकड़े, ठीक है। एक और आता है एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी 11th क्लास का मतलब है टॉपिक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता केमिकल प्रॉपर्टी में ही है। एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी मतलब, ठीक है, मतलब कि हम एक मोल सब्सटेंस यूज़ करें, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, मोल एक मोल सब्सटेंस इस्तेमाल करें और कितनी हीट बनेगी। याद रखिएगा कि एक मोल सब्सटेंस हम यूज़ करें और उससे कितनी हीट, कितनी कैलोरी ऑफ हीट बने, उसे हम एंथैल्पी कह सकते हैं। थैंक यू for watching this video. Subscribe and like and share this video.